सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा आज की चर्चा में शामिल है कक्षा 8 के वसंत पाठ पुस्तक का अध्याय चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जिसे अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। और इस पाठ के माध्यम से आज हम जानेंगे कि पत्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन ही नहीं हमारे सभ्यता, संस्कृति, समाज में उसका कितना महत्व है। इस आधुनिक युग में जब मोबाइल, पेजर, एंड्रॉयड स्मार्टफोन जैसी चीज़ें हमारे आगे हैं और भी न जाने कितनी ही चीज़ें, फैक्स है, ईमेल है, SMS है, इसके बावजूद पत्र ने अपनी महत्ता नहीं खोई है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इस पाठ के जरिए हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं। आज हमारे समक्ष संचार के आधुनिकतम संसाधन मौजूद हैं। पाठ का सार मैं आपको बता रही हूँ, मसलन फोन, तार, SMS, अन्य चीजें। पर पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी है और हमेशा बनी रहेगी। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अलग अलग भाषा में इसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, तमिल में इसे कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। यह पत्र की अहमियत को बताता है। डाक संचार विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आज हम ऐसा क्या समझ सकते हैं कि चलिए फोन आ गया है तो उतनी के पत्र लिखने की आपस में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पत्र लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह हम आगे के सार में जानेंगे। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यह पत्र की अहमियत आगे चलकर पत्र लेखन एक कला के रूप में विकसित हुआ। पत्र संस्कृति विकसित करने और इसकी अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ ने 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की शुरुआत की। संचार साधनों के विकास से बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेजी से विकास हुआ। पर हम देखें कि एक समय में पत्र ही आपस में हालचाल और समाचार जानने का एक जरिया हुआ करते थे। नेहरू के लिखे पत्र अपनी बिटिया के नाम, जो प्रेरणादायक पत्रों में एक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। उनके पत्रों का संग्रह भी है, पत्र संग्रह भी है। SMS इसका जगह नहीं ले सकता, क्योंकि पत्र लेखन को SMS के ये से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि SMS में शब्द सीमित होते हैं, उन्हें हम सहेज कर नहीं रख सकते। उनमें हम अपने न ही भावों और विचारों के अभिव्यक्ति सहज ढंग से कर पाते हैं। तमाम पत्र देश काल और समाज को समझने का असली पैमाना है और महात्मा गांधी का पत्र भी इसका एक नमूना है। आगे देखें तो भारत में अंग्रेज आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को लिखे पत्र में आगे चलकर अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे आगे चलकर वे महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों से यह साबित होता है कि यह संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। अंग्रेजों के पत्र लेखन में जो उन्होंने अपने परिवार को लिखे सारी स्थिति को दर्शाया, उन पत्रों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम कितना जबरदस्त आंदोलन था और कितनी मजबूती लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पत्रों पर नजर डालें तो महात्मा गांधी ने जहाँ जहाँ भी पत्र लिखे, बहुत होते उनके पत्र को फ्रेम में मड़वा कर रख लिया।
पत्र दस्तावेज के रूप में पत्र के 200 पत्र पंत जी के, सुमंतानंद पत्र जो जाने माने साहित्यकार हैं, उनके 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है कहा है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे। नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इनको पढ़ने के बाद आपने भी 7वीं कक्षा में जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ा होगा, बच्चों के नाम, पाती बच्चों के नाम। तो 1915 से 1941 के बीच महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्रों द्वारा वार्तालाप हुई थी, पत्रों द्वारा जो संवाद स्थापित हुआ था, उन पत्रों का प्रकाशन भी किया गया। हालांकि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे जो हैं मनी ऑर्डर की वजह से ही जलते हैं और अर्थव्यवस्था भी उसी से चलती है। गांव और गरीब बस्ती में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो पहुंचते हैं वो डाकिया तो देवदूत के रूप में यानी एंजल, फरिश्ते के रूप में ही देखा जाता है। कहने का मतलब पूरे पाठ का सार यही है कि पत्र लिखने से हमारे भावों को जितनी सहज अभिव्यक्ति मिलती है, विचारों को जो स्थान मिलता है, वो स्थान हम लाख SMS कर लें। हाँ, अगर हमें जल्दी है किसी चीज़ की तो वो SMS के द्वारा, या हम किसी से हाल समाचार लेना चाहें तो फ़ोन के द्वारा हम बात कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कई बार, या आपके परिवार में, अभी तो आप बच्चे हैं लेकिन बावजूद इसके कि जब फ़ोन आता है और अगले पूछता है क्या समाचार है, तो बहुत कुछ चाह कर भी आप फ़ोन पर कह नहीं पाते कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। लेकिन हो सकता है वो सामने मिले या लिख कर कुछ बात कहने की बात हो तो हम बात कह सकते हैं। यह एक व्यावहारिक समस्या है सभी के बीच, और सभी के बीच होती है। फ़ोन पर हम आराम से झूठ बोल लेते हैं, पत्रों में वह झूठ संभव नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से जो भावनाएं निकलने लगती हैं, उनको एक जो स्रोत मिलता है तो वो बह चलती हैं और गहरे बह चलती हैं। तो लिखने की आदत हम सबको बनानी चाहिए। इससे हमारी लेखन शैली भी मजबूत होती है। लेखन शैली में परिष्कार भी होता है, सुधार भी होता है। खैर, यह है पाठ का सारांश अरविंद कुमार सिंह की चिट्ठियों की दुनिया से। अब हम पाठ से देखेंगे। पाठ से में जो प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा, आपको अभी चर्चा के दौरान बताया कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS संदेश नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि इन्हें सहेज कर नहीं रखा जा सकता। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उनमें इंसान का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता। सिर्फ शॉर्ट मैसेज कर दिया, तार जैसा संदेश दे दिया, लेकिन मन की फीलिंग्स, मन के विचार तो उसमें आए नहीं। दूसरी चीज कि पत्र लेखन सस्ते भी होते हैं, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जबकि फोन में हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख कहते हैं, और तमिल में कड़ित कहते हैं। ये हमने पढ़ा पाठ सारांश में भी। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? पत्र लेखन के कला के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहला तो है कि आपको बताऊं कि पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया। दूसरा, विश्व डाक संघ ने 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। भारत सरकार की तरफ से भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने का काफी प्रयास हुआ। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज तो पत्र लिखित रूप में होते हैं,
हम इन्हें सहेज कर रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि कई हस्तियों के पत्र जो हैं उनको संग्रहालय में, म्यूजियम में भी स्थान मिला है। और पत्र सहेज कर इसलिए भी रखे जाते हैं कि उसमें व्यक्तित्व का किसी भी व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसका विचार अभिव्यक्ति होती है, जबकि फ़ोन या SMS में यह संभव नहीं होता। पत्रों को हम पुस्तक का आकार दे सकते हैं। फ़ोन में आप देखते हैं कि एक मेमोरी जब ख़त्म हो जाती है, तो मेमोरी जब फुल हो जाती है तो आपको डिलीट मारना पड़ता, नहीं तो फिर फ़ोन ही नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल या टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अभी तक के चर्चा में हमने जाना कि ये ठीक है कि फैक्स हो, ईमेल हो या टेलीफोन हो, मोबाइल हो, जो भी चीज़ हो, इससे हम तुरंत संदेश पा भी लेते हैं, त्वरित संदेश प्राप्त भी कर लेते हैं, तुरंत लोगों से संपर्क भी कर लेते हैं। जबकि चिट्ठियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। बहुत जगह तो चिट्ठियां पहुंचती भी नहीं है, डाक विभाग की लापरवाही कह लें या जो भी इसके अंतर में हम समझ लें। लेकिन इसके बावजूद जब किसी का पत्र आता है, उस पत्र को आप बार बार पढ़ते हैं, उससे एक आत्मीयता महसूस होती है, लगाव महसूस होता है। वह इस आधुनिक संसाधनों में नहीं महसूस होता। और दूसरी चीज है कि पत्र का स्थान, और इससे स्पष्ट है कि पत्रों का स्थान कभी भी फैक्स, ईमेल, मोबाइल या टेलीफोन नहीं लग सकते। तो आज के पाठ की चर्चा बस यहीं तक। व्याकरण की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे जब इस पाठ को दोहराएंगे। धन्यवाद।